अदनान कफील दरवेश जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई राजकुमार और सभी के केंद्र में रहने वाले ईश्वर सिंह दोस्त जी। मित्रों, जब भी मैं प्रेम की बात करता हूँ और आज के दौर को देखता हूँ तो मुझे नेरुदा की एक पंक्ति बार बार मेरे जहन में कौंधती है। ऐसे समय में जब उदास हवा तितलियों को कसाई बना रही है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ये प्रेम और सौंदर्य का विरोधी समय है। ये तितलियों को कसाई बनाने का समय है। ऐसे दौर में प्रेम करना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मूल्य, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। इतना ज़्यादा विष इसमें बोया जा चुका है कि उसमें सांस लेना भी लगभग दूभर है। हमारे दौर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री जसिंता करकेट्टा ने लिखा था कि पहाड़ पर पानी नहीं पहुंचता पहाड़ के लोगों के पास, जंगल के लोगों के पास उनकी भाषा में स्कूल नहीं पहुंचता, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा का जहर कैसे पहुंच जाता है वहाँ। तो ये जो जहर है वो किस तरह से फैल रहा है, हमारी समाज के रग रग में फैला दिया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मित्रों, ये जो हत्यारे हैं आज के दौर के, वे बड़े सफेदपोश हत्यारे, जो हो सकता है कि शाकाहारी हों, हो सकता है वो रोते भी हों समय समय पर, लेकिन वो हत्या का माहौल रचते हैं, हत्या का वातावरण रचते हैं। वो हत्या करते नहीं, लेकिन हत्या का पूरी तरह से एक माहौल और वातावरण को निर्मित करते हैं। मुझे लगता है कि वे लोग सबसे ज़्यादा, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। आज के समय को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो नीच लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा गौरवान्वित किया जा रहा है। जो सबसे निर्लज्ज लोग हैं उनका सम्मान होता है, और जो बलात्कारी लोग हैं उन्होंने समाज में पूरे एक पराभव का भाव भर दिया है। मित्रों, मुझे उस दिन बहुत बड़ी चिंता हुई जब मैंने देखा कि कुछ बलात्कारियों को केंद्र सरकार के आदेश पर सहमति से एक राज्य की सरकार ने उनको बरी किया और लोग उनको मालाएं पहना रहे हैं। ये किस समय में जी रहे हैं? ये थोड़ी सी शर्म नहीं आती? कहीं भी विचलन नहीं होता हममें? ये जो घृणा है कि कैसे एक बलात्कारी को हमें सम्मानित करने को बाध्य करता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही पीड़ा का विषय है। घृणा हम जिनसे करते हैं उनके पूरे अस्तित्व से हम घृणा करते हैं, उसे पूरी तरह से नकारते हैं, नापसंद करते हैं। और दूसरी तरफ प्रेम, एक उत्कट आकांक्षा होती है लोगों से जुड़ने की, अपने अलगाव को तोड़ने की, मिटाने की। ऐसे विरोधी समय में मुझे लगता है कि बहुत पहले मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात विक्टर ह्यूगो ने कही थी कि प्रेम करना बुद्धिमता है और घृणा करना वस्तुतः मूर्खता है। मुझे लगता है कि जो आदमी घृणास्पद है उससे ज़्यादा जो व्यक्ति घृणा करता है
वो अपना नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, वो अपने आप को ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी मानवता का नुकसान पहुंचाता है, मनुष्यता का नुकसान पहुंचाता है। मित्रों, मुझे लगता है कि आज चीज़ों को सही नाम से पुकारने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हैं उसको सही नाम से बुलाने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ी सी मैं इतिहास की यात्रा करूंगा कि ये जो घृणा की गंगोत्री है जो आज पूरे समाज में फैल रही है, वो वस्तुतः आई कहाँ से है, शुरू कहाँ से हुई और इसकी जड़ें कहाँ हैं और किस तरह से वो धीरे धीरे फैलती जा रही है हमारे समय में, वहाँ से मैं बात करना शुरू चाहूँगा। उसके पहले एक छोटी सी बात मैं और कह दूँ कि हमारे जो सबसे बड़े सेवक हैं आज के समय के, एक समय में जब वो कुछ नहीं थे और अटल बिहारी वाजपेयी के समय का शासन था और उनको दिल्ली में भेजा गया था कि वे कुछ पत्रकारों के बीच में काम करें, अखबारों के बीच में, लोगों के बीच में काम करें। तो हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने उनसे मिलने का सोचा। अपने एक पत्रकार मित्र के साथ वे मिलने के लिए गए। आशीष नंदी की मैं बात कर रहा हूँ। और 1 घंटा मिल करके जब वो लौट रहे थे तो अपने कनिष्ठ पत्रकार मित्र से कहा कि देखना, एक दिन ये आदमी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जनसंहार करवाएगा, क्योंकि इसके भीतर बजबजाती हुई घृणा दिख रही। और मित्रों, मैंने उसके बाद हम लोगों ने देखा गुजरात के दंगे और उसके बाद पूरा का पूरा परिदृश्य कैसे बदला, वो हम सब लोगों ने महसूस किया। असल में जो ये घृणा की राजनीति है और जो लोग सबसे ज़्यादा आज देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, वस्तुतः कैसे वो खुद राष्ट्र विरोधी। इस देश में सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, जिन्ना ने नहीं की थी मित्रों। जिन्ना ने ये बात 1939 में कही थी, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात। इसके साथ 1940 में उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन हमारे देश में तो गांधी जी को मारने की कोशिश 1934 से शुरू हो गई थी। 7 बार मारने की कोशिशें हुई और उसमें 5 बार हिंदू महासभा के लोग उसमें शामिल थे और 2 बार उसमें गोडसे शामिल था और नारायण आप्टे शामिल था। ये महात्मा गांधी के खिलाफ उनकी हत्या की घृणा वो कहां से पैदा हो रही थी, किस समय से पैदा हो रही थी? तो इन लोगों ने सबसे पहले कहा कि हिंदू और मुसलमान इस राष्ट्र में साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के विभाजन का जिम्मेवार जितने जिन्ना हैं, उससे ज्यादा जिम्मेवार ये आरएसएस के लोग हैं, जिन लोगों ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात की थी। सावरकर इसके सबसे बड़े पैरोकार थे। और मित्रों, जब गांधी जी की हत्या हुई तो उनकी हत्या के पहले हत्यारे सावरकर से मिलकर आए थे, बंबई में उनसे मिल करके आए थे। तो ये स्थिति रही है इन लोगों की। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, जो दूसरों के देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र बांटते हैं। एक क्लास 1 ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी। उसने कहा कि ये कम्युनिस्ट लोग तो देशद्रोही होते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि कम्युनिस्ट किसानों की बात करते हैं, वे मजदूरों की बात करते हैं, वे आदिवासियों की बात करते हैं, वे शोषण का विरोध करते हैं। तो क्या आपके राष्ट्र में, आपके देश में किसान नहीं है,
मजदूर नहीं है, आदिवासी नहीं है। अगर आपके राष्ट्र में ये लोग नहीं हैं तो इसकी बात करने वाले लोग हैं, तब वो राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं। और हमने देखा मित्रों के किस तरह से 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे और इस घृणा ने कैसे उनके रास्तों के कीलें बिछवाई। ऐसा किसी भी सत्ता में शायद इसके पहले नहीं हुआ होगा। ये घृणा की स्थिति है। वस्तुतः गांधी जी की हत्या जो की गई गोडसे के द्वारा, वस्तुतः वो 1932 से उसका संबंध आरएसएस से था और 1934 में एक तरह से वो उस समय के जो हेडगेवार थे, सबसे बड़े संचालक, उनके साथ वो पाकिस्तान की यात्रा उसने की थी। तुषार गांधी ने ये सवाल उठाया है कि जब पाकिस्तान की मांग नहीं हो रही थी और गांधी कहीं से मुसलमानों के समर्थक नहीं थे, तो उस समय उन्हें मारने की कोशिशें क्यों हुई? इसके कारणों की अगर मित्रों आप तलाश करेंगे तो गांधी जी का वह काम था जो हमेशा दलितों को उसके अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, जो मंदिरों में प्रवेश कराने की बात कर रहे थे। ये और आरएसएस के जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, उन्हें कहीं भी ये कहीं भी उनको ये स्वीकार्य नहीं था। और मुझे लगता है कि उसके बाद दलितों के उनकी पक्षधरता के कारण मुझे लगता है कि उनके मारने के प्रयास सबसे पहले शुरू हुए थे, जो अंततः उस स्थिति में पहुंचा। पटेल ने 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को एक पत्र लिखा था। पटेल की सबसे मूर्ति बनाई गई है, सबसे बड़ी मूर्ति, और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के भीतर जो लोग दक्षिण पंथ की तरफ थोड़े से झुके हुए थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और डॉक्टर पटेल भी थे। तो पटेल जी ने उस समय पत्र लिखा था, उस समय के गोलवलकर को पत्र लिखा था उन्होंने सितंबर 1948 को, गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हिंदुओं को सबल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो पूरे समाज में इसके कारण जो एक जहर फैलाई है, उस जहर के कारण उसका मूल्य गांधी जी की हत्या से चुकाना पड़ा है। और आपके लोगों ने मिठाइयां बांटी, आप लोगों ने एक तरह से खुशियों का इजहार किया। ये डॉक्टर पटेल का पत्र है, उस समय के जो सरसंचालक थे उनको। तो इस तरह से ये लोग गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग हैं, ये गोडसे को गौरवान्वित करने वाले लोग हैं, एक हत्यारे के मंदिर बनाने वाले लोग हैं। इनकी घृणा को हम समझ सकते हैं। इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। खुद सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग कर आए थे और उनके प्रति वफादारी करने की उन्होंने एक तरह से कहा था कि मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा और हर तरह से मैं अंग्रेजी साम्राज्य की मदद करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से कभी भी आप नहीं देखेंगे कि सावरकर ने इस तरह से कभी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में अपने दूसरे चरण में कभी कोई बड़ा निर्णय लिया। 1942 में जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ था, कांग्रेस को अधिकतर लोग कांग्रेस के जेलों में डाल दिए गए थे, उस समय एक तरह से उस समय की जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने कई प्रांतों में सरकार बनाई थी। ये इनकी स्थिति रही है। ये ऐसे लोग हैं जो आज देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय झंडे का विरोध किया था, तिरंगे का विरोध किया था। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर
जो उनका मुख्य पत्र था आरएसएस का, उसमें लिखा गया कि ये जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये अपने भाग्य से सत्ता में आ गए हैं, लेकिन ये जो तिरंगा राष्ट्रध्वज इस देश को दे रहे हैं, इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। सोचिए, आजादी मिल रही है 15 अगस्त 1947 को, और आरएसएस का मुखपत्र लिख रहा है कि इस राष्ट्रध्वज को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदू इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो 3 का अंक है वो अपशकुन का अंक है। आगे चल करके गोलवलकर ने अपनी महत्वपूर्ण जो उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो तिरंगा है ये नकल का बेजोड़ नमूना है। इसमें फ्रेंच क्रांति की कहीं न कहीं झलकें दिखती है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का इसमें प्रतीक दिखता है। ये नकल है, और इसका जो हरा रंग है वो मुसलमानों का प्रतीक है, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये कैसे लोग हैं मित्रों जो रंग को भी बांट देते हैं? ये हरा रंग न हो तो ये पृथ्वी कैसी होगी? ये पृथ्वी कैसी दिखती, उजाड़, सुनसान? तो ये हरे रंग को एक संप्रदाय के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये हरा रंग हमें स्वीकार नहीं है झंडे। ये संविधान के विरोधी लोग। संविधान जब हमारा बना, और संविधान जब बनकर तैयार हुआ 30 नवंबर 1949 को, जब उसको अंतिम रूप दिया गया, तो ऑर्गेनाइजर ने फिर अपना संपादकीय लिखा, आरएसएस का मुखपत्र, कि इस संविधान में हमारा जो सदियों से चला आ रहा संविधान है, सदियों से चली आ रही जो हिंदुओं की रीति नीति है, उनका इशारा मनुस्मृति की तरफ था कि इस मनुस्मृति की इसमें कहीं बात नहीं की गई है। और आप सभी जानते हैं मित्रों की मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, मनुस्मृति में दलितों के बारे में क्या कहा गया है, शूद्रों के बारे में क्या कहा गया। और ये चाहते थे कि संविधान बनाने वाले लोग उस मनुस्मृति को उसमें महत्व दें। ये कितने पिछड़ी हुई सोच के लोग थे। इनका संघीय ढांचा से घृणा है। ये जो केंद्र सरकार है और बीच बीच में जो राज्य सरकारें बन जाती है, ये इनको मुश्किल पैदा करती है। आज से नहीं, उसी समय से, जिस समय से संघीय राज्य का निर्माण हुआ था इस देश में। गोलवलकर फिर अपने बंच ऑफ थॉट में लिखते हैं कि एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका, क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक पहचान वाला कोई भी स्टेट अलग से राज्य नहीं होना चाहिए। कैसे शुरू से ही इनकी सोच जो है अधिनायकवादी है। वे सारे देश को एक सारी चीजों के भीतर वे संगठित करना चाहते हैं। ये जो विविधता है, ये मनुष्य का जो सौंदर्य है, जीवन का जो सौंदर्य है, वो मुझे लगता है कि विविधता में, अलग अलग रंगों में है, अलग अलग लोगों में है। लेकिन ये लोग इस विविधता को कभी भी स्वीकार नहीं करते और वो कहते हैं कि हर चीज एक होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं अधिनायकवादी सोच थी। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को भी आगे बात करनी है। आप सभी जानते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी इनके आदर्श रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर ने नस्लीय सफाया का अभियान छेड़ा था, मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि वो नस्लीय सफाया बहुत जरूरी है। इस तरह के जब विजातीय तत्व किसी राष्ट्र के भीतर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका जो तरीका है वो सही था। इतिहास का उन्होंने समय समय पर दुरुपयोग किया। आज का जो समय हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी जनता को एक भीड़ में बदलने की कोशिश हो रही है। पहले ही से सारे लोगों को उपभोक्ता बना दिया गया है, विचार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। पूरे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है उन्हें काम से,
और एक भीड़ बना दी गई है, और उस भीड़ को जिधर चाहो उधर हांको। आपके पास पूरा का पूरा मीडिया है, और एक भीड़ का तंत्र, भीड़ की हिंसा हम अपने समाज में देख रहे हैं कि बार बार बढ़ती चली जा रही है। ये जो घृणा के समय में प्रेम की बात है, ये तो प्रेम को जिहाद का रूप देते हैं, ये लव जिहाद की बात करते हैं। मित्रों, प्रेम जिहाद कैसे हो सकता है? लेकिन ये लव जिहाद की बात करते हैं। और हमारे समय के जो गृह मंत्री हैं महोदय, इन्होंने 2014 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भाषण दिया था और कहा था कि हमारी बहू बेटियों को कुछ लोग जो हैं उन पर गलत दृष्टि रखते हैं, और जब शासन प्रशासन कुछ नहीं करता तब ये दंगे करते हैं या हत्या करते हैं और उसको वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। ये हत्या को और इस तरह के प्रयासों को इस तरह से वैध ठहराना का प्रयास इन लोगों ने शुरू किया। गाय शुरू से आर्यों के साथ जुड़ी रही, और गाय आज सबसे खतरनाक चीज हो गई। गायों को मारना नहीं, गायों को लेकर जाते हुए लोगों को, कितने लोगों की हत्याएं की गई हैं, कितने लोगों को भीड़ ने पीटा है, ये हम सब लोगों ने देखा है, झारखंड से लेकर के राजस्थान तक। ये सीधी सादी गाय को कैसे इन्होंने हिंसा का एक हथियार बना दिया है। और बहुत पहले गोलवलकर ने यह प्रयास किया था कि ये जो हिंदुस्तान में गाय की मांस खाने की परंपरा है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से आया है जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं, जो बाहर से लोग आए हैं। यहाँ तो लोग गाय की पूजा करते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे भारतीय दर्शन और परंपरा की खोज करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां गायों के मांस खाए जाते थे, उसका बीफ खाया जाता था। ये कोई बहुत नई चीज हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि ये विजातीय और बाहर के लोगों ने आकर के इस तरह की चीजें इस देश में शुरू की थी। नागरिकता कानून का संशोधन किया, एनआरसी लेकर के आए, और फिर देश में किस तरह का माहौल बना उससे हम सभी लोग परिचित हैं, और कैसा उसका चुनाव में फायदा उठाया ये सब भी हम देखते हैं। मित्रों, ये सारी चीजों ने मुझे लगता है कि लोकतंत्र को और हमारे नागरिक होने के बोध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मित्रों, मैं 5 मिनट और समय चाहूंगा, 3-4 मिनट में अपनी बात में खत्म करने की कोशिश करूं। मुझे लगता है कि मित्रों, ये जो कोशिश है, इनकी पूरी की पूरी जो घृणा की कोशिश है, ये अपने आप से, इस देश की जनता से कुछ लोगों को अलगाने की कोशिश है, डिफरेंस पैदा करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इस अलगाव के दौर में, क्योंकि अलगाव जब मनुष्य झेलता है तो सबसे पहले प्रेम की तरफ भागता है, वो कोई दूसरा व्यक्तित्व खोजता है उससे जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस अलगाव के दौर में प्रेम बहुत जरूरी है। और दूसरा, प्रेम इसलिए भी जरूरी है कि अगर प्रेम नहीं है तो प्रतिरोध भी नहीं होगा। दुनिया का सबसे पहला प्रतिरोध मुझे लगता है कि अगर कहीं होता है या हुआ है इतिहास में, तो वो प्रेम में हुआ। मीराबाई ने एक तरह से मध्य युग में पूरे जाति, धर्म, परिवार की सारी बंधनों को तोड़ा प्रेम के कारण। तो प्रेम हमेशा बंधनों को तोड़ने के लिए, प्रतिरोध के लिए कहीं न कहीं हमें तैयार करता है। इसलिए भी मुझे लगता है कि प्रेम की जरूरत है। ये हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ होता है प्रेम। प्रेम की कोई बंदिशें नहीं होती कि इसी जाति में या इसी धर्म में प्रेम किया जाएगा। ये प्रेम के विरोधी लोग ही हैं जो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं और लड़के और लड़कियों को पीटने का काम करते हैं। प्रेम व्यक्ति और दुनिया की जो बीच की दीवार है उसे तोड़ने का काम करता है। लेकिन यह भी सच है कि जो व्यक्तिगत प्रेम है वो आगे चल के पूरी दुनिया से प्रेम करने का एक माध्यम बनता है।
हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि त्रिलोचन ने कभी कहा था कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। ये प्यार संकुचित नहीं करता, प्यार आपके जीवन का, आपकी दृष्टि का विस्तार करता है और वो सिखाता है कि हमें लोगों के साथ कैसे जुड़ना। ये मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि जो दीन हैं, दुखी हैं, जो उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, आप उनसे प्यार करो। अहमद फराज ने एक बड़ी, वो पंक्तियां आपने सुनी होगी लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में। तो जिनको हम खराब कहते हैं, गए गुजरे कहते हैं, आप उनसे प्रेम कीजिए और देखिए प्रेम का प्रतिदान आपको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है। लेकिन ये प्रेम का काम इतना आसान नहीं। मिर्जा गालिब से लेकर और मीर तक और कबीर भी इस प्रेम की कठिनाई को पहचानते हैं कि प्रेम करना इतना आसान नहीं है। प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाथ विचाए बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, सिरदई सो ले जाए। तो ये प्रेम अपने सिर कलम करने की मांग करता है। गालिब ने कहा था कि ये तो आग का दरिया है और डूब कर जाए। ये प्रेम इतना आसान नहीं। और मीर क्या कहते हैं कि ये जो प्रेम है ये एक भारी पत्थर है और हम जैसे कमजोर लोगों से ये भारी पत्थर उठता नहीं। इसके एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ ना तो वहां से उठता है। ये मीर जैसे लोग कहते हैं। लेकिन एक जमाना था, मुझे लगता है कि मित्रों प्यार एक ऐसा काम नहीं है कि सारे काम करके आप अलग से प्यार के लिए एक समय खोजते हैं और बड़ा सोच के आप प्यार करते हैं। प्यार जो है एक मुकम्मल काम है, एक पूरा का पूरा काम है। और फैज की पंक्तियों से अपनी बात में समाप्त करूंगा कि वे लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। तो मित्रों इश्क हमारे लिए काम होना चाहिए, लेकिन जब भी आप इश्क करेंगे तो आपको विरोधी शक्तियों से उसी शिद्दत के साथ लड़ना भी होगा। ये समय इतना आसान नहीं है। मुझे फिर नेरुदा याद आ रहे हैं कि आगे समुद्र सख्त है और खून की बारिशें। ये जो फांसीवाद है इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। सिर्फ चुनाव में एक बार हरा करके इसको हम नहीं हरा सकते। ये लड़ाई लंबी है मित्रों और बहुत खून खराबा वाली लड़ाई है। आप इसके लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद।